हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज का वीडियो आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत मित्रों आदिकालीन प्रवृत्तियों के विषय में बताने वाला हूं। आदिकालीन जो विशेषताएं थीं उनको पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा और सारे बिंदु को आप पूरी तरह से समझेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा वीडियो पहुंच पावे। आदिकालीन प्रवृत्तियां जो होती हैं, आदिकालीन प्रवृत्तियों के विषय में, विशेषताओं के विषय में आज चर्चा की जाएगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए अथवा बोर्ड एग्जाम के जो स्टूडेंट जो अपेयर होने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो हम बताते चले मित्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन प्रवृत्तियां आपको पढ़ना होगा। आदिकालीन प्रवृत्ति क्या होती थी इसके विषय में क्वेश्चन किया जाएगा। आदिकालीन प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए और इसकी विशेषताएं बताइए। तो विशेषता और प्रवृत्ति ये दोनों समानार्थक शब्द होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रवृत्ति का जो शाब्दिक अर्थ है, प्रवृत्ति का मतलब होता है तो आदत और स्वभाव। ये इसका साधारण तौर से हम समझ सकते हैं कि जो प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति का मतलब ही होता है कि आदत और स्वभाव। और जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव इसमें जो आया हुआ है, स्वभाव शब्द को हम दो शब्दों से जोड़ सकते हैं, झुकाव और रुझान। यानी झुकाव और रुझान, ये स्वभाव इससे जुड़ा हुआ होता है। तो साधारण अर्थ में आपको ये जानना है कि जो प्रवृत्ति का अर्थ है वो आदत और स्वभाव से संबंधित होता है, और जो स्वभाव होता है उसमें झुकाव रुझान देखी जाती है। इसी बिंदु को हम विशेषताओं के अंतर्गत भी समझते हैं। जब विशेषता लिखने के लिए पूछी जाए, आदिकालीन विशेषताओं का वर्णन कीजिए, आदिकालीन प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए, तो दोनों ही तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब हम बिंदुवार आपको स्पष्ट करते चलेंगे। देखेंगे मित्रों, ये जो आपका आदिकालीन प्रवृत्ति यानी हिंदी साहित्य में आदिकालीन जो प्रवृत्ति थी, उस आदिकालीन प्रवृत्ति को आप इस तरह से समझते चलेंगे। हिंदी साहित्य का आदिकाल राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर उन्मुख, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन, धार्मिक दृष्टि से क्षीण और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न काल था। ये हमें पूरी तरह से जानना है कि जो आदिकाल था मित्रों, वो हिंदी साहित्य में राजनीतिक दृष्टि से पतन की ओर उन्मुख रहा, सामाजिक दृष्टि से दीनहीन रूप में रहा, धार्मिक दृष्टि से क्षीण और साहित्य की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न काल माना जाता था। आदिकाल में प्रमुख रूप से रासो साहित्य, जो रासो साहित्य की रचना हुई मित्रों, अतः आदिकाल कालीन साहित्य की प्रवृत्तियां रासो साहित्य की प्रवृत्तियां ही मानी जा सकती हैं। यानी जो आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां हैं उनको हम रासो साहित्य की प्रवृत्तियों के रूप में भी जान सकते हैं। आपसे क्वेश्चन इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि रासो साहित्य की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो आपको आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियां ही लिखना होगा। आदिकालीन जैन साहित्य वास्तव में अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, अतः उसे आधारभूत सामग्री के रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता मित्रों। रासो ग्रंथों में भी अनेक ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्धित हुए, फिर भी उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया। ये हमें समझ लेना है कि रासो ग्रंथों में भी अनेक ग्रंथ कालांतर में परिवर्तित एवं परिवर्तित हुए, फिर भी उनका मूल रूप आदिकाल में ही रचा गया माना जाता है। यह प्रमाणित हो चुका है। अतः रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का ही आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कहना उचित प्रतीत होता है। इन ग्रंथों में पाई जाने वाली सामान्य प्रवृत्तियों का उल्लेख अग्रलिखित बिंदुओं के अंतर्गत किया जा सकता है। जो आगे बिंदु बताए गए हैं, पॉइंट बताए गए हैं, उन पॉइंट्स के भीतर आपको इसको एक्सप्लेन करना होगा, लिखना होगा, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड वीडियो ये बनने वाला है मित्रों। तो देखेंगे इसमें जो पहला पॉइंट है, इसमें जो आपको लिखना है, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे, सारे ही क्वेश्चंस पूरी तरह से आप इसके आंसर को दे पाएंगे। संदिग्ध प्रमाणिकता, पहला जो पॉइंट है इसमें मित्रों, संदिग्ध प्रमाणिकता बताई जा रही है। आदिकाल के प्रायः सभी रासो काव्यों की प्रमाणिकता संदिग्ध है। पृथ्वीराज रासो जो इस काल की प्रधान रचना बताई गई है, भी अप्रमाणिक मानी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में ये बात बताई जा रही है। इसी प्रकार खुमान रासो और परमाल रासो की प्रमाणिकता भी संदेह से परिपूर्ण है। यानी कि जो खुमान
रासों और परमाल रासों की रचना की गई थी, वो भी इसी की घेरे में आता है, संदेह के घेरे में आता है मित्रों। मूल कवि की रचना में अन्य लोगों ने कब और कितना अंश प्रक्षिप्त रूप में जोड़ दिया है, इसका निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। यानी कि मुख्य रूप से जो उसमें जोड़े गए चीजें हैं, जो अंश जोड़ दिए गए हैं, उनके बारे में पूरी तरह से निर्णय कर पाना बहुत ही कठिन लगता है, बहुत ही कठिन माना जाता है। भाषा शैली और विषय सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि ये रासो काव्य समय समय पर परिवर्तित और परिवर्धित होते रहे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी तरह से आपको जानना है कि जो रासो काव्य था वो समय समय पर परिवर्तित और परिवर्धित होते रहे हैं, उसमें परिवर्तन किया जाता रहा है और उसमें परिवर्धित किया जाता रहा है, उसको बढ़ाया जाता रहा है मित्रों। अब दूसरे पॉइंट की ओर आप आएंगे। ये दूसरा जो पॉइंट आपके लिए है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको आप पूरी तरह से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरे पॉइंट के अंतर्गत वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता। इसमें जो आपको जो प्रवृत्ति बतानी है, प्रवृत्ति में जो दूसरा पॉइंट आपको देना है, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता बताई जा रही है मित्रों। इसमें आपको वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता मिलेगी। रासो ग्रंथों में वैसे तो सभी रासों का समावेश हुआ है, पर वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता इनमें परिलक्षित होती है। युद्धों का वर्णन होने से वीर रस की योजना इनमें स्वाभाविक रूप से हो गई है। वीरों के मनोभाव एवं अदम्य उत्साह का जैसा हृदयग्राही वर्णन रासो काव्यों में किया गया है। यानी कि जो वीरों के मनोभाव थे और उनके अदम्य उत्साह थे, उनको जैसे एक रूप से जो है हृदयग्राह करके इसका वर्णन इसमें रासो काव्यों में किया गया है मित्रों, वैसा अन्यत्र मिलना मुश्किल है। दूसरी ग्रंथों में इसको दूसरी जगह पर इसको मिल पाना बहुत ही मुश्किल लगता है। पृथ्वीराज रासों में ऐसे अनेक मर्म और स्पर्श करने वाले स्थल हैं जहां वीर रस का पूर्ण परिचय हुआ है, ये हमें जानना है। शुद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाते थे। यानी जो युद्ध का उद्देश्य होता था मित्रों, वो युद्ध शौर्य प्रदर्शन के लिए होता था तथा सुंदर राजकुमारियों से विवाह करने के उद्देश्य से लड़े जाने वाले युद्ध हुआ करते थे उस समय में। अतः श्रृंगार रस के भावपूर्ण वर्णनों का समावेश भी इन काव्य ग्रंथों में हो गया है। अर्थात श्रृंगार रस का भी परिपूर्ण मात्रा में इसका प्रयोग किया गया है, श्रृंगारता का प्रयोग किया है मित्रों, समावेश मिल रहा है इस ग्रंथों में। राजकुमारियों के स्वप्निल सौंदर्य का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन नख सिख पद्धति पर किया गया है। नायिका के रूप में सौंदर्य के साथ साथ वयः संधि और खट ऋतु वर्णन का सम्यक समावेश भी रासो ग्रंथों में किया गया है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि रासो का जो ग्रंथ था वो वीर रस से उत्पोत होते हुए भी उसमें रूप सौंदर्य का चित्रण पूरी तरह से किया गया है, जिसको हम पूरी तरह से श्रृंगार रस से ओतप्रोत कह सकते हैं। अब हम आपको तीसरे बिंदु की ओर ले चल रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मित्रों। पूरी ही तरह से आपको इसको समझना है, किन किन बिंदुओं के अंदर आदिकालीन प्रवृत्तियों का उल्लेख किया गया है, आदिकालीन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, सारी चीज़ें आप समझते चलेंगे। ये तीसरा बिंदु है कल्पना की अधिकता। यानी आदिकाल में कल्पना की अधिकता अधिक मिल रही थी। चारण कवियों की रचनाएं तथा तथ्य पर आधारित ना होकर के कल्पना प्रधान हैं। जो चारण कवि हुए उनकी जो रचनाएं थीं वो तथ्य पर आधारित ना होकर कल्पना प्रधान मानी जाती हैं। ऐतिहासिक पात्र तो इन रचनाओं में हैं, पर इतिहास बहुत कम मिलता है मित्रों। कवियों ने कल्पना का आश्रय लेते हुए घटनाओं, नामावलियों एवं तिथियों तक की कल्पना कर ली है। यानी कि इसमें जो कल्पना का जो आश्रय लिया गया कवियों के द्वारा मित्रों, उसमें घटना, नामावली एवं तिथि का भी पूरी तरह से कल्पना मिल रही है, पूरी तरह से इसमें काल्पनिक दृष्टिकोण मिल रहा है। वास्तव में इन रासो काव्यों में संभावना और कल्पना पर अधिक बल दिया गया है। यानी रासो काव्य जो भी लिखे गए उनमें पूरी तरह से संभावना और कल्पना पर ज़्यादा बल दिया गया है, तथ्यों पर कम बल दिया गया है मित्रों। अपने आश्रयदाता की वीरता का काल्पनिक वर्णन करने में उन्होंने अतिशयोक्ति का आश्रय लिया है। जब हम किसी आश्रय दाता की ओर उसकी वीर गाथा को हम पूरी तरह से वर्णन करते हैं काव्य के रूप में मित्रों, तो काल्पनिक ढंग से, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति का वर्णन आवश्यक हो जाता है। उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके हम उसको करते हैं, उसका वर्णन करते हैं, जिससे जो आश्रयदाता है हमारा, जो हमें आश्रय देने वाला है, वो प्रसन्न हो। यह दृष्टिकोण, यह सोच थी उस समय के कवियों की। और इसी क्रम में ऐतिहासिक सत्य की उपेक्षा कर दी है। यानी ऐतिहासिक जो सत्य हुआ करता था उसकी उपेक्षा भी इसमें मिलती है। इन वीर गाथाओं को
इसी कारण से काल्पनिक कथा युक्त रचनाएं कहना उचित प्रतीत होता है। अर्थात इसको काल्पनिक कथा युक्त रचना कहना सर्वथा उचित माना गया है, जिसको कि कल्पना की अधिकता के बिंदु के अंतर्गत आपको लिखना है। अब मैं आपको मित्रों चौथे पॉइंट्स की ओर ले चल रहा हूँ। चौथे पॉइंट्स में आपको बताना है कि विभिन्न छंदों का प्रयोग, यानी इस काल में, आदि काल में तमाम प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया था। तो रासो ग्रंथों में छंदों की विविधता दिखाई पड़ती है। छंदों की यह प्रवृत्ति हिंदी के ना तो परवर्ती साहित्य में मिलती है, ना पूर्ववर्ती साहित्य में ही मिलती है। यानी कि परवर्ती साहित्य में भी हम खोजें तो इस तरह की छंद का प्रयोग हमको नहीं मिलेगा, ना पूर्ववर्ती साहित्य में इस तरह का छंद के प्रयोग मिलेगा। तो रासों के जो ग्रंथ थे उनमें छंदों की विविधता दिखाई पड़ती है, ये हमें समझना है। पृथ्वीराज रासों में अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है, जैसे दोहा, गाथा, पद्धति, तोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग किया गया है मित्रों। तो इसमें से ये सारे तथ्य को आपको पूरी तरह से लिखना होगा। इन छंदों के नाम को आपको एक्सप्लेन करना होगा। यह छंद परिवर्तन कालात्मक या चमत्कार प्रदर्शन के लिए ना होकर भाव प्रकाशन के लिए किया गया था मित्रों। इसमें भाव को प्रकाशित करने के लिए इन छंदों का प्रयोग किया गया था। छंदों की अनेक रूपता के कारण ही चंद्रवरदाई को छंदों का सम्राट और उनकी रचना पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर, यानी छंदों का अजायब घर कहा गया मित्रों, कहा जाता है। जो कि यहाँ पर पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि जो चंद्रवरदाई ने रचना की थी, उन रचना में पूरी तरह से पृथ्वीराज रासो की, उसमें छंदों का अजायब घर उनको कहा गया, ये उपाधि दी गई मित्रों। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासों के छंदों की विशेषता का उल्लेख करते हुए लिखा है, रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शब्दों में बात बताई जा रही है कि रासों के छंदों की विशेषता का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया मित्रों कि रासों के छंद जब बदलते हैं, यानी रासों की रचना में जब छंद का परिवर्तन होता है तो श्रोता के चित्त में अर्थात उसके मन में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। एक नवीन कंपन उत्पन्न होता है उसके मन में कि आगे क्या लिखा जाने वाला है, आगे क्या बताई जा रही बात, ये सारी चीजें आपको। चलो मित्रों, अब हम पांचवें पॉइंट के तरफ आपको ले चल रहे हैं। इस पांचवें पॉइंट में आपको यह समझना है कि ऐतिहासिकता का अभाव, यानी कि आदिकालीन जो प्रवृत्तियां थीं उसमें ऐतिहासिकता का अभाव बराबर पाया गया है। यद्यपि रासो साहित्य के चरित्र नायक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, ऐतिहासिक व्यक्तियों को नायक बनाया गया इसमें, पर इन काव्य ग्रंथों में ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें ऐतिहासिकता की रक्षा नहीं की गई है कवियों के द्वारा। इन ग्रंथों में वास्तव में तथ्य कम है, कल्पना अधिक पाई गई मित्रों। फलस्वरूप अनेक ऐतिहासिक भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं। यानी जब हम इस तरह से देखते हैं रचना में तो हमको ऐतिहासिक भ्रांतियां जो है हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। इन ग्रंथों के रचयिताओं ने जो वर्णन किए हैं वे समकालीन इतिहास से मेल नहीं खाते। जो भी वर्णन किया गया इसमें मित्रों, उस समकालीन इतिहास उठाकर हम देखेंगे अगर इनकी रचना को रासों के, तो उसमें उन घटनाओं का टू दी पॉइंट मेल नहीं मिल रहा है, पूरी तरह से मेल नहीं मिलता दिखाई पड़ रहा है। घटनाओं, नामावली, तिथियों का जो विवरण रासो काव्यों में प्राप्त होता है वो इतिहास सम्मत नहीं है, ये हमें समझना है। ऐतिहासिक चरित्र नायक को लेकर लिखे गए काव्य ग्रंथों में जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उससे ये नितांत दूर है। मैंने जो भी राइटर हैं, जो भी पोएट्स हुए मित्रों, उनकी ऐतिहासिक चरित्र नायकों को लेकर के लिखे गए उन्हीं से संबंधित बिंदु होने चाहिए काव्य ग्रंथों में। तो जिस सावधानी की अपेक्षा की जाती है उसको जो है यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है, उस तरह की सावधानी यहाँ पर नहीं देखने को मिल पा रही है, उससे नितांत दूर बना हुआ है। परिणामतः इन ग्रंथों में किसी ऐतिहासिक तथ्य और सत्य उद्घाटन नहीं होता है, ये हमें समझना है। इतिहास से अतिशयोक्ति से बचा जाता है। आप समझते हैं, यदि आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट लिया होगा, इतिहास लिया होगा, तो इतिहास में कभी भी कोई तथ्य बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा जाता है। जो बातें होती हैं उसको उसी रूप में व्यक्त किया जाता है, वही सच्चा इतिहास होता है मित्रों। ना उसको बढ़ाया जाता है और ना उसको घटाया जाता है, उसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि ऐतिहासिक तथ्य और सत्य का उद्घाटन नहीं होता, इतिहास में अतिशयोक्ति से बचा जाता है। जबकि चारण कवियों ने अतिशयोक्ति की प्रधानता रखते हुए काल्पनिक वर्णन किए हैं। यही कारण है कि इन ग्रंथों में ऐतिहासिकता की कमी आ गई है। ये हमें समझना है कि ऐतिहासिकता का अभाव पाया गया है।
छठे बिंदु में मित्रों आपको यह समझना है कि युद्ध वर्णन में जीवंतता, जो युद्ध का वर्णन किया गया, जैसे पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के रूप में यदि पृथ्वीराज से संबंधित आप रासो के काव्य को देखेंगे, चंद्रबरदाई की रचना को देखेंगे मित्रों, तो जो युद्ध वर्णन में जीवंतता पाई जाती है, लगता है कि समक्ष ही युद्ध हो रहे हैं। जो पाठक हैं वो उनको ऐसा आभास होता है कि युद्ध उनके समीप ही हो रहा है। तो युद्ध वर्णन में जीवंतता, रासो ग्रंथों में किए गए युद्ध वर्णन जीवंत प्रतीत होते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है मित्रों। मुख्य प्रवृत्ति के अंतर्गत आपको समझना है इसको। इन काव्य ग्रंथों में जहां जहां युद्ध वर्णन के प्रसंग हैं वहां वहां ऐसा लगता है जैसे कवि युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा हो। एक कमेंटेटर के रूप में, एक विवेचक के रूप में ऐसा लगता है कि कवि स्वयं उसको देख रहा है और दृष्टा बन करके उसका वर्णन करता है। चाण कवि कलम के ही नहीं तलवार के भी धनी थे। जो चाण के कवि होते थे मित्रों, वे कलम के ही धनी नहीं होते थे बल्कि वो तलवार के भी धनी माने गए हैं। पर मैं आपको एक दृष्टांत बता देना चाहता हूं मित्रों। जब मोहम्मद गौरी ने 17वें बार अटैक किया पृथ्वीराज पर, तो पृथ्वीराज को जब उसने बंदी बना लिया तो पृथ्वीराज के साथ और कोई नहीं था बल्कि उनके कवि चंद्रबरदाई जी उनके साथ में थे। उस समय उन्होंने पूरे ही उत्साह का प्रदर्शन किया था। चंद्रबरदाई ने, उन्होंने इस लाइन को कहा था कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। इस दोहे को उन्होंने पढ़ा, इस पंक्ति को पढ़ा और उसी पर पृथ्वीराज ने शब्दवेधी बाण चला दिया था, जिससे कि मोहम्मद गौरी के हृदय में लगा और वो तुरंत ही मर गया था, गिरा और ख़त्म हो गया। और इसके पश्चात चंद्रबरदाई ने अपनी तलवार से पृथ्वीराज की गर्दन को काटा और उसके पश्चात अपने स्वयं गर्दन को काट लिया था। तो उस समय के जो कवि होते थे वो केवल कलम के ही कवि नहीं होते थे बल्कि तलवार के भी धनी हुआ करते थे। वो हर समय अपने जो आश्रयदाता होते थे, जो उनके राजा होते थे जिसके अंतर्गत वो अपने कवित्व करते थे, उनकी पूरी तरह से रक्षा करने का प्रयास करते थे मित्रों। तो यह तथ्य भी आपको समझ लेना है। इसलिए अवसर पड़ने पर अपने अपने आश्रयदाताओं के साथ रण क्षेत्र में जाकर तलवार के जौहर भी दिखाते थे। युद्ध के दृश्यों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। अतः इन युद्ध वर्णनों में जो कुछ भी कहा गया है वो उसकी अपनी वास्तविक अनुभूति है, उसमें किसी प्रकार की कोई कोरी कल्पना नहीं दिखती है मित्रों। इन कवियों ने केवल सैन्य बल का ही नहीं बल्कि योद्धाओं का की उमंगों, मनोदशाओं और क्रियाकलापों का सुंदर वर्णन किया है मित्रों। इन युद्ध प्रसंगों में कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन है। केवल इसमें हम जो है एक तरह से कवि की कल्पना का चमत्कार न होकर के एक कवि की कल्पना का चमत्कार ही नहीं बल्कि वीर हृदय के उच्छ्वासों का स्पंदन भी दिखाई पड़ता है। तत्कालीन परिस्थितियों के फलस्वरूप युद्ध एक अनिवार्य आवश्यकता थी। अतः एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता राजाओं को रहती थी जो वीरों को युद्ध के लिए प्रोत्साहित कर सकें। इसलिए राजाओं को इसकी आवश्यकता होती थी कि वीर ऐसे कवि हमारे पास हों जो योद्धाओं को वीरता के लिए उत्साहित करें। चाण कवियों के योगदान की पूरी तरह से इसमें, यानी कि चाण कवियों के योगदान की चर्चा करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, देश पर सब ओर से आक्रमण की संभावना थी। निरंतर युद्ध के लिए प्रोत्साहित करने को भी एक वर्ग आवश्यक हो गया था। चाण इसी श्रेणी के लोग थे। इनका कार्य ही था हर प्रसंग में आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न, जो युद्धोन्माद होते थे उनमें उत्पन्न, युद्धोन्माद में उत्पन्न कर देने वाली घटना, योजना का आविष्कार, ये सारी चीज़ें बताया है आचार्य हजारी प्रसाद जी ने मित्रों, जिसमें कि आप पूरी तरह से पृथ्वीराज रासो अपने युद्ध वर्णनों की जीवंतता के कारण भी एक असक्त रचना मानी जाती है। अर्थात पृथ्वीराज रासो जो लिखा गया ग्रंथ था मित्रों, अपने युद्ध वर्णनों की जीवंतता के कारण भी एक सशक्त रचना मानी जाती है। इसको पूरी तरह से सशक्त रचना हम कह सकते हैं। 7वें पॉइंट में आपको बताना है मित्रों, डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, यानी डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग इसमें किया गया था। आदिकाल के रासो साहित्य में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वह आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का वह प्रयोग चाण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरी तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि डिंगल क्या है तो आपको बताना है डिंगल भाषा के बारे में
कि वो आधुनिक हिंदी से बहुत अलग है। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के जिस मिले जुले रूप का प्रयोग चारण कवियों ने रासो ग्रंथों में किया है उसे डिंगल कहा गया है। यानी कि अपभ्रंश का प्रयोग और राजस्थानी भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है, मिले जुले रूप मिल रहे हैं, उसी को क्या कहते हैं, डिंगल कहा गया है मित्रों। इसी प्रकार तत्कालीन अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मेल से बनी भाषा को पिंगल कहा जाता है। यानी तत्कालीन जो अपभ्रंश भाषा थी और ब्रज भाषा को मिला करके क्या बनाया गया, उसको पिंगल का की संज्ञा दी गई, अर्थात पिंगल कहा जाता है मित्रों। ये हमें नहीं भूलना है, जिसका प्रयोग भी इन ग्रंथों में किया गया है। वीर रस के भावों को व्यक्त करने की अद्भुत क्षमता डिंगल पिंगल भाषा में मौजूद है। अनुस्वारांत प्रवृत्ति और द्वित्व वर्णों की प्रधानता भी रासों की भाषा में उपलब्ध होती है। संस्कृत की तत्सम शब्दावली के साथ साथ तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में अधिकता से किया गया है। ये पूरी तरह से हमको समझना है कि तत्सम शब्दों के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी पूरी तरह से इसमें प्रयोग मिल रहा है मित्रों। पूरी तरह से इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग भी इन काव्य ग्रंथों में अधिकता से किया गया है। 8वें पॉइंट में आपको बताना है मित्रों, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश। यानी अलंकारों का स्वाभाविक समावेश भी इसमें मिल रहा है। आदिकालीन कविता की जो प्रवृत्तियां हुई थी, आदिकाल के साहित्य की जो प्रवृत्ति थी, उसमें जो है अलंकारों का भी स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। रासो साहित्य में अलंकारों का स्वाभाविक प्रवेश हुआ है। चारण कवियों ने अपने मनोभावों को अभिव्यक्ति देने के लिए अलंकारों का सहारा लिया है। कहीं भी चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकार योजना नहीं की गई है मित्रों। उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा का जैसा हृदयग्राही चित्रण इन काव्य ग्रंथों में मिलता है वैसा अन्य कहीं दुर्लभ है, क्योंकि इसमें जिन जिन अलंकारों का प्रयोग किया गया आपको पूरी तरह से समझना है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया पूरी तरह से मित्रों, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया, जो कि हृदयग्राही बना हुआ है, हृदयग्राही चित्रण को उपस्थित कर देता है, चित्र को उपस्थित कर देता है, वैसा अन्य कहीं दुर्लभ है। सौंदर्य चित्रण में उत्प्रेक्षाओं का आश्रय लिया गया है मित्रों। रासों के विशाल कलेवर में प्रायः सभी अलंकार प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी अनुप्रास, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति जैसे अलंकारों की प्रधानता रही है। इसमें इन सारे अलंकारों का भी प्रयोग मिल रहा है मित्रों, जो कि रासों के ग्रंथ में ऐसे पाए गए हैं। अब हम आपको 9 नंबर यानी 9वें पॉइंट पे ले चल रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाला है। ये 9वां पॉइंट आपके लिए है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जो आश्रयदाता होते थे, जो उस समय के सम्राट राजा होते थे मित्रों, उनकी प्रशंसा इसमें की गई है। रासो ग्रंथों के रचयिता चारण अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में काव्य रचना करना परम कर्तव्य मानते थे। यानी काव्य की रचना करना वो अपना परम कर्तव्य मानते थे मित्रों। अपने चारणों की मुख्य विशेषता कही जा सकती है। यानी कि यहाँ पर सबसे जगह अपने चरित्र नायक की श्रेष्ठता और प्रतिपक्षी राजा की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना इन चारणों की मुख्य विशेषता कही जाती है। यानी अपने राजा की प्रशंसा करना और दूसरे की हीनता का वर्णन अतिशयोक्ति में करना, ये चारणों की मुख्य विशेषताएं बताई गई थी मित्रों। दरबारी कवि होने के कारण इन कवियों ने आश्रयदाता के शौर्य, यश, वैभव का काल्पनिक तथा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। पृथ्वीराज रासो और खुमान रासो इसी कोट की प्रशंसापरक काव्य रचनाएं हैं, जिनमें कवि ने अपने चरित्र नायक को राम, कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन और हरिश्चंद्र से भी श्रेष्ठ मानते हुए प्रत्येक दृष्टि से उनकी महत्ता प्रतिपादित की है। अब आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि इसमें जो कवि होते थे वे अपने चरित्र नायक को पूरी तरह से राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, युधिष्ठिर के रूप में, अर्जुन के रूप में तथा हरिश्चंद्र जैसे योद्धा और दानवीर राजाओं के रूप में मानते थे और उनकी महत्ता प्रतिपादित करते थे। जो आश्रयदाता होते थे राजा, इन कवियों की विशेषता थी मित्रों। अगले पॉइंट में आप देखेंगे जो 10वां पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट में आपको ये समझना है कि इसमें संकुचित राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रीयता की भावना होती थी बहुत ही संकुचित रूप से पाई जाती है। इस काल में वीरता का वर्णन तो पर्याप्त हुआ, परंतु स्वदेश स्वाभिमान और राष्ट्रीयता की भावना का अभाव है। उस समय देश खंड खंड राज्यों में विभक्त था मित्रों, और इन छोटे छोटे राज्यों के शासक परस्पर कलह और संघर्ष में रत रहते थे। कलह होने के कारण देश जो है टुकड़े टुकड़े में हुआ था।
हर राजा एक दूसरे राजा पर आक्रमण करके उसको त्रस्त करता रहता था। वह पूरी तरह से समझते चलेंगे मित्रों, वह 10-20 गांव के छोटे से राज्य को ही राष्ट्र मानते थे। यानी 10-20 गांव के एक सामूहिक उनके राज्य में जो होते थे उन्हीं को एक राज्य को राष्ट्र मानते थे मित्रों। अतः उनमें समग्र भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने की भावना का अभाव था। फलस्वरूप विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध करने में वे कभी सफल नहीं हुए। देखिए मित्रों, संगठन संघीय शक्ति होता है, यानी संगठन में बड़ा बल होता है। इन राजाओं में आपसी भेद होने के कारण, असंगठन होने के कारण कभी भी युद्ध में सफल नहीं हो पाए। जो भी आक्रमणकारी बाहर से आए वो उन पर आक्रमण किए और धन यहाँ से लूट कर ले गए। तो इस तरह से इनकी एकता की कमी पाई जाती है। यहाँ पर पड़ोसी राज्य पर विदेशी आक्रमण होने पर ये रंच मात्र भी विचलित नहीं होते थे। यानी पड़ोसी राज्य में यदि आक्रमण होता था तो इनको जरा भी तकलीफ नहीं होती थी, जरा भी इनके मन में इस तरह की भावना नहीं उत्पन्न होती थी कि हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। इसी संकुचित राष्ट्रीयता के फलस्वरूप धीरे धीरे सभी देशी साम्राज्य विदेशी आक्रांताओं द्वारा पददलित किए जाते रहे मित्रों। यदि इन शासकों ने अपने क्षुद्र अहम भाव का परित्याग करके संगठित होकर विदेशियों का सामना किया होता तो देश को इतने लंबे समय तक विदेशी शासन झेलते हुए परतंत्र ना रहना पड़ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य यहां पर मिल रहा है मित्रों, यदि इनका संगठन तटस्थ होता तो हमें विदेशी शासन से झेलते हुए परतंत्र ना रहना पड़ता, अर्थात विदेशी शासन हमारे ऊपर ना हुआ होता यदि इनका संगठन इस तरह से होता कि एक दूसरे की मदद करते। असंगठित होने के कारण सभी ने बार बार आकर के इन पर आक्रमण किया और इनको अपने बस में करके इनके धन को तहस नहस किया और युद्ध में हरा करके इन पर कब्जा जता लिया मित्रों। इस प्रकार स्पष्ट है कि आदिकालीन रासो साहित्य की प्रवृत्तियां उस युग की परिस्थितियों की देन है। जहां तक चारण कवियों की काव्य प्रतिभा का प्रश्न है वह अपने में अनुपम है। कथा प्रसंगों की योजना, वर्णात्मक भाव व्यंजना, रस योजना आदि की दृष्टि से रासो साहित्य बेजोड़ कहा जा सकता है। रासो साहित्य को बेजोड़ कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा मित्रों, क्योंकि इसमें जो है सारी चीजें वर्णनात्मकता की प्रधानता पाई जाती थी, भाव व्यंजना मिलती थी, रस योजना पाई जाती थी। तो ये सारी चीजें पूरी तरह से एक अनुपम रूप से रासों के साहित्य में पाए जाते थे। तो प्रवृत्तियों के अंतर्गत आदिकालीन हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति यदि आपको पूछा जाए उसका उल्लेख कीजिए तो प्रवृत्ति के अंतर्गत आपको ये सारी बिंदु को पूरी तरह से लिखना होगा मित्रों। और यदि आपसे आदिकालीन हिंदी साहित्य की विशेषता के विषय में पूछा जाता है तब भी आप इन्हीं बिंदुओं का उल्लेख करेंगे, आपको पूरी तरह से पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे मित्रों। तो मैं चाहूंगा मित्रों कमेंट के रूप में आप हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें, तथा जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आता हो, जिस भी तथ्य के बारे में आप कंफ्यूज हो, उसको आप कमेंट के रूप में हम तक प्रेषित करें। हम सारे तथ्यों का निवारण आपके लिए करूंगा और हर वीडियो को उपलब्ध कराने का प्रयास रहता है। BA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदर क्लासेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ, आदिकालीन प्रवृत्तियाँ और उसकी विशेषताएँ हर बिंदु पर पूछी जाती हैं, हर टॉपिक से ली जाती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।